हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 13। अब नेक्स्ट। ध्रुति, एरी और कायरा बातें कर रहे थे कि अचानक ही वहां का टेम्परेचर चेंज हो गया। अचानक माहौल चेंज होता देख सब इधर उधर देखने लगे। राका ने अपने हाथ में रखा टैब ब्लूटूथ से कनेक्ट करके काव्यांश के हाथ में रख दिया। उस पर एक वीडियो चल रही थी। काव्यांश जैसे जैसे वो वीडियो देख रहा था वैसे वैसे उसका चेहरा काला पड़ता जा रहा था। जब काव्यांश ने पूरा वीडियो देखा, एक जोरदार आवाज के साथ टैब बेदर्दी से फर्श पर पड़ा था। काव्यांश ने अपने कान से ब्लूटूथ निकालकर फेंक दिया और एक नजर ध्रुति को देख उसने कुश को देखा जो तन्वी के साथ बैठकर अभी भी वाइन पी रहा था और उसकी नजर ध्रुति के कमर पर थी जो साड़ी से हल्की हल्की दिख रही थी। काव्यांश को यह देख बहुत गुस्सा आया। जैसे ही काव्यांश वो टैब खोला, सबका ध्यान उस तरफ चला गया। ध्रुति भी काव्यांश को देखने लगी कि अचानक उसे क्या हो गया। अभी तक तो ठीक था। कुछ इन सब चीजों को इग्नोर कर अपने आंखों में हवस लिए वाइन का एक एक सिप लेते हुए ध्रुति के कमर को बड़ी बेशर्मी से देख रहा था। काव्यांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से के कारण पूरा लाल हो गया था। उसकी आंखों की नसें इस वक्त बुरी तरह से लाल हो चुकी थी, जैसे अभी उसमें से खून निकलेगा। उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था। उसके हाथों की और गर्दन की नसें इस वक्त फूली हुई थी जो उसके बॉडी पर बहुत भयानक लग रही थी। काव्यांश ने अपने एक हाथ से मुट्ठी कसी और अपने टाई को लूज करते हुए तेज कदमों के साथ कुश की ओर बढ़ गया। काव्यांश ने उसके पास जाकर उसके सामने रखी टेबल पर जो वाइन की बोतल थी उसे उठाकर कुश के सिर पर दे मारी और खून का एक तेज फव्वारा उसके सर से निकलकर उस हाथ गर्दन पर आने लगा। जैसे काव्यांश ने ये किया, सबकी सांसें एकदम से रुक गई। पूरे महल में सन्नाटा पसर गया। कायरा ने कसकर ध्रुति का हाथ पकड़ लिया। उसे काव्यांश का ये रूप देख बहुत डर लग रहा था। ध्रुति खुद शॉक में थी। उसने उस साइड देखा जहां राका खड़ा था, जो ध्रुति के कुछ ही दूरी पर था। राका का भी ध्यान अचानक ध्रुति पर गया तो ध्रुति ने उसे आंखों से इशारा किया जैसे पूछ रही हो कि क्या हो गया। ध्रुति का इशारा समझ राका ने एक नजर कुश को देखा, फिर उसे हाँ में गर्दन हिलाई। राका का इशारा समझ ध्रुति कांपने लगी। उसे अच्छे से पता था कुश के बाद उसका ही नंबर है। कुश की चीख पूरे महल में गूंज गई। सब घर के लोग भी काव्यांश को देख डर गए। काव्यांश ने कुश के बालों को जोर से पकड़ा और उसके हाथ में जो फूटी हुई वाइन की बोतल थी उसे उसके आंखों के एकदम सामने कर जोर जोर से हंसते हुए बोला, घटिया आदमी, कब तक पहचान छुपाएगा? मरना तुझे भी है, तू भी ऊपर जाएगा। मतलब के लिए कितनों को सताएगा। घटिया इंसान, कब तक तू खुद को बचाएगा? इतना बोल काव्यांश ने वो बोतल कुश के आंखों में घुसा दी। एक भयानक चीख उस महल में फिर से गूंज गई और उसी के साथ वहां खड़ी औरतें भी चीख निकल गई। तन्वी जो वहीं पर बैठी थी, काव्यांश की इस हरकत पर अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाते हुए जोर से चीखी। काव्यांश को इस वक्त किसी की भी फिक्र नहीं थी। काव्यांश ने कुश को पर्स पर फेंक दिया और अपने पैरों से मारते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हुकुम रानीसा के साथ बदतमीजी करने की? तुमने उनके बारे में इतना घटिया सोचा भी कैसे? वो मेरी है, समझा तू? वो मेरी है। जो कोई मुझसे उन्हें छीनने की कोशिश करेगा, मैं उसे इतनी बुरी मौत दूंगा कि मौत भी आने से पहले 100 बार सोच ले। फिर सनकियों की तरह हंसते हुए बोला, कुत्ते से भी बुरी किस्मत है तेरी जो तू इस काव्यांश राजपूत के हाथ लग गया। अब तेरे टुकड़े टुकड़े करके गली के कुत्तों को खिलाऊंगा। बहुत बुरी मौत मरेगा तू। ये कहते वक्त काव्यांश बस कुश को मारे जा रहा था। सब लोग काव्यांश के रूप को देख डर गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब बस काव्यांश के रुकने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उर्मिला अपने बेटे की ऐसी हालत देख सदमे में थी। अचानक उनके सीने में दर्द उठा और कुछ मिनट बाद वो जमीन पर गिर गई। मीनाक्षी अपने बेटे के इस रूप को देख डर गई थी, लेकिन उसके हालत को समझते हुए चिल्लाकर काव्यांश से कहा, बस बहुत हो गया, अब आपका काव्य छोड़ दीजिए उन्हें। अपने माँ की आवाज सुन काव्य रुक गया और सबको
कर देखा तो सब वहां से 9-2-11 हो गए। कामेश के बॉडीगार्ड ने आगे आकर कुश को पकड़कर ले गए। अब तक कुश बेहोश हो चुका था। धृति डर से कांप रही थी। मीनाक्षी ने आगे बढ़कर काव्य से पूछा, ये सब क्या है काव्य? इसका क्या मतलब हुआ कि आप ऐसे मारपीट पर उतर आए? कावेश बहुत गुस्से में था। उसने बिना धृति को देख कहा, आपके सवालों के जवाब हुक्मरानिसा देगी माँ। कावेश की बात सुन सबने धृति को देखा जो अभी भी कांप रही थी। कावेश ने अपने एक एक शब्द को चबाते हुए धृति से कहा, बोलिए हुक्मरानिसा, बोलिए, इन्हें भी पता चले क्या हुआ है। धृति ने सबको देखा जो उसे ही देख रहे थे। उसने अपने आंखों में आंसू लिए आधी अधूरी बात बताई। धृति की बात सुन सबको गुस्सा आया। इतनी बड़ी बात उन लोगों को पता भी नहीं चली। कामेश ने धृति के हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने कमरे में लेके जाने लगा। कामेश ने उसे अपने कमरे में ले जाकर बेड पर फेंक दिया। नीचे हॉल में मीनाक्षी अपने सिर पर हाथ रख बैठी थी और उनके सामने क्रूश खड़ा था। दादाजी अपनी कड़क आवाज में उससे बोले, हमारे घर में इतना कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। ठीक से बताओ हमें, ये सब क्या हो रहा है? क्रूश, कल हुकुम साहब ने हमें घर के फुटेज चेक करने के लिए को कहा था, लेकिन काम ज्यादा होने के कारण हमने वो काम राका को दिया था और आज पार्टी शुरू होने के बाद भी हुकुम साहब ने हमें तन्वी पर नजर रखने के लिए कहा था। कमरे में कामेश ने धृति को बेड पर फेंक दिया और कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। उसने अपने कोट को उतारते हुए धृति की तरफ अपने कदम बढ़ाए। कोट निकालकर कावेश ने उसे सोफे पर फेंक दिया और अपनी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए। फिर धृति के पास जाकर उसने धृति को घूर कर देखा। धृति बेड पर गिरते ही अपने आप को संभालकर बेड से नीचे उतर गई। उसने अपने साड़ी को अपने दोनों हाथों के मुट्ठी में पकड़कर रखा था और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। कावेश इस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। कावेश जैसे जैसे धृति की ओर बढ़ रहा था, धृति अपने कदम पीछे की ओर खींचने लगी। कावेश बस धृति को घूरे जा रहा था। धृति अपनी नजरें नीचे कर फर्श पर घूरे जा रही थी, जैसे अभी धरती फट जाएगी और धृति उसमें समा जाएगी। धृति पीछे की ओर जा रही थी कि अचानक उसके कदम रुक गए और वो वॉल से टकरा गई। कावेश ने धृति के पास जाकर एक हाथ वॉल पर रखा और दूसरा हाथ से धृति का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ हाथ पर एकदम ढीली थी, जैसे वो बस उस हाथ को छू रहा हो। कावेश ने धृति के गर्दन पर अपना सर रख दिया तो धृति ने अपनी गर्दन एक साइड कर ली। कावेश ने उसे एकदम शांत मगर कोल्ड आवाज में पुकारा, हुक्मरानी सा। कावेश की इतनी ठंडी आवाज सुन धृति की धड़कनें मानो धड़कना ही भूल गई। कावेश ने उसके गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, हमने आपसे कल कितनी बार पूछा था हुक्मरानी सा। कावेश की बात पर धृति ने कोई जवाब नहीं दिया तो कावेश ने फिर से उसे पूछा, हुक्मरानी सा, कभी कभी झूठ बोलना मजबूरी नहीं, गलती भी होती है। कावेश ने जब देखा धृति कोई जवाब नहीं दे रही है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो धृति के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। कावेश की पकड़ उसके हाथ पर बहुत मजबूत थी, जिससे धृति ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। कावेश ने बहुत गुस्से में धृति से पूछा, क्यों झूठ बोला आपने हुक्मरानी सा, क्यों? धृति कावेश का गुस्सा देख डर गई और हकलाते हुए बोली, जी जी वो हम डर गए थे। धृति की बात सुन कावेश का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। अगर उसे सही वक्त पर वो सब कुछ नहीं पता चलता तो तभी उसे वो बात आई जब राका ने उसे कही थी। हुकुम सा, कुश की हुक्मरानी सा पर बुरी नजर है और वो आज उन्हें ड्रग्स देने वाले थे, लेकिन कुश ने सब संभाल लिया है और ये आपने फुटेज मांगी थी उसमें भी इतना बोल उसने बात अधूरी छोड़ दी। राका की बात सुन कावेश का खून खौल गया था और वीडियो देखने के बाद तो उसे कुश के साथ साथ धृति पर भी गुस्सा आया था। नीचे हॉल में सन्नाटा पसर गया था। पुरुष ने सबको सच बता दिया था। दादाजी, हमारे घर में रहकर हमारे ही बहू पर बुरी नजर डालने की कोशिश की उसने, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मीनाक्षी जी रोते हुए बोली, गलती हमारी भी है, हमारा तो ध्यान ही नहीं रहा। महल में इतना कुछ हो गया और हमारे बच्चे कुछ बोले भी नहीं। दादी जी, बस अब सब मेहमान चले गए हैं तो अब आप सब भी जाकर आराम करो। क्रूज भी वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल तन्वी और तन्वी के पिता दोनों उर्मिला को हॉस्पिटल लेकर आए थे। डॉक्टर ने उन्हें चेक करने के बाद
कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और उन्हें किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लग गया है और अगर उन्हें 24 घंटे के में होश नहीं आया तो वो एक तो कोमा में चली जाएंगी, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चला गया। उसके जाते ही वहां कुछ का खास आदमी आया और तन्वी से बोला, मैडम आप जल्दी से यहाँ से चली जाओ, हुकुम सा के आदमी आपको ढूंढ रहे हैं। तन्वी अपनी माँ को एक नजर देख अपने आंखों में बदली के आंख लिए वहां से चली गई। महल, काव्यांश का कमरा। काव्यांश ने ध्रुति के कमर को कसकर पकड़ लिया, जिससे ध्रुति की हल्की चीख निकल गई। काव्यांश ने ध्रुति को वैसे ही पकड़कर बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आकर बोला, आपको बहुत शौक है ना सबको प्रोटेक्ट करने का, जिसके लिए अगर आपके जिस्म पर बात आई तो भी चलेगा, नहीं? ये कहते वक्त काव्यांश के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। उसके बाल बुरी तरीके से बिखर गए थे। ध्रुति ने उसे अपनी भरी हुई आंखों से देखा और कहा, हम नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से किसी की जान चली जाए। ध्रुति की बात सुन काव्यांश ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाई और उसके ऊपर से झट से उठ गया और अपना हाथ जोर से दीवार पर मार दिया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, हा हा हा, देखो तो हमारी हुक्मरानी सा किसी की जान बचा रही है, लेकिन क्या हुआ? फिर एकदम से हंसना बंद कर उसी के साथ हाथ ध्रुति का जबड़ा कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, जान बचानी थी आपको, ठीक है। फिर इतना कहकर उसने ध्रुति को झट से बेड से खड़ा कर दिया और उसका हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए बालकनी में लेके चला गया। बालकनी में हेलीकॉप्टर खड़ा था। काविंश ध्रुति को खींचते हुए उसमें लेके चला गया और उसमें बैठ गया। ध्रुति बस रोई जा रही थी। काविंश ने ध्रुति को रोता देखा तो बोला, किसके लिए रो रही है आप? हाँ, इतना बोल उसने ध्रुति के बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगा। उसके किस में बहुत जुनून से भरी थी। कुछ ही मिनट में ध्रुति की सांसें भारी हो गई तो काव्यांश ने उसे छोड़ दिया और उसके गर्दन पर बाइट करने लगा। 15 मिनट बाद उनका हेलीकॉप्टर एक सुनसान जगह पर रुक गया जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड हुआ, काव्यांश ने ध्रुति को छोड़ दिया और उसका हाथ पकड़ खींचते हुए लेके जाने। कावश एक जगह आकर रुक गया। वहां जमीन थी। कृष्ण ने जल्दी से वहां कुछ किया जिससे वो जमीन उतनी ही जगह से 2 भागों में बंट गई, जिसे देख ध्रुति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जमीन हटते ही वहां पर सीढ़ियां दिखने लगी, जिससे उतरकर कावश अंदर चला गया। वहां बहुत अंधेरा था। अंदर जाने के बाद कावश एक जगह रुक गया जहां कुर्सी पर किसी को बांध रखा था। कावश अंदर गया जहां कुर्सी पर किसी को बांध कर रखा गया था। कावश के पीछे ही ध्रुति थी जो थोड़ी डरी हुई थी। कावश जैसे ही उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हुआ, वहां पर किसी ने चेयर लाकर रख दिया। कावश उस कुर्सी पर बैठ गया और ध्रुति को अपनी गोद में बैठा लिया। ध्रुति को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे गार्ड्स थे और उनके सामने कावेश ने उसे गोद में बैठाया था। अब तक ध्रुति का ध्यान सामने नहीं गया था। वो अब भी बस कावेश में ही गुम थी। तभी कावेश ने किसी को हाथ से इशारा किया तो वहां पर एक आदमी आया और उसने उस सामने बैठे आदमी के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। पानी की आवाज सुन ध्रुति ने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने कुर्सी पर कुश को बांध रखा था। उसके एक आंख से खून निकल रहा था और पूरी बॉडी पर उसके खून था। पानी डालते कुछ होश में आया, लेकिन एक आंख के कारण वो दूसरी आंख भी ठीक से खोल नहीं पा रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो पूरा अधमरा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही तो बची हो। वो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कावेश जोर जोर से हंसते हुए बोला, तबाही होगी, अब तबाही। उसकी ऐसी हालत देख ध्रुति कांपने लगी। कावेश ने उसके कमर को पकड़कर ध्रुति से कहा, आपको याद है हुक्मरानी साहब, हमसे आपसे कल कुछ कहा था? ध्रुति अभी भी सदमे में थी। वो एक डॉक्टर थी जिस कारण उसे सिर्फ लोगों की जान बचानी आती थी। आज उसके सामने एक जख्मी आदमी था, लेकिन वो उसका गुनहगार था। फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते क्या उसे ऐसे आदमी की मदद करनी चाहिए या ऐसे लोगों की उनके किए की सजा देनी चाहिए? कावेश ने जब देखा ध्रुति फिर से उसे इग्नोर कर रही है वो और एकटक कुश को देख रही है तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया और उसने लगभग चिल्लाते हुए ध्रुति से कहा, हमने आपसे कुछ पूछा है हुक्मरानी साहब? कावेश के चिल्लाने से ध्रुति होश में आई और कावेश को देखकर बोली, जी 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 नहीं, हम भूल गए। ध्रुति इस वक्त
कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए उसने कुछ तो बताना ही ठीक समझा। कामेश ने उसके कमर को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हम तो वो हैं जो निगाहों से निगाहों के बाद जान लेते हैं। तुमसे हमने इश्क किया है, इसलिए तेरा झूठ भी सच मान लेते हैं। अगर इस झूठ में तुम्हारी कोई वजह ना हो तो हम इसे भुला देंगे, लेकिन इस वजह में अगर आप शामिल हैं तो इस झूठ के वजूद को तबाह करना मेरे हाथों में है, हुक्मरानी साहब। फिर उसके कार ने धीरे से कहा, तो जैसे कि हमने कहा था, तो अब तबाही मच जाए। कामेश की बात का मतलब समझते ही ध्रुति बोली, हम यहाँ से जाना चाहते हैं हुकुम साहब, प्लीज हमें यहाँ से ले चलिए। ये कहकर ध्रुति ने अपना मुंह कामेश के सीने में छुपा लिया। कामेश ने एक नजर ध्रुति को देखा, फिर वहां पर जो गार्ड्स थे उन्हें कुछ इशारा कर वो ध्रुति के गोद में उठाकर लेके जाने लगा। तभी ध्रुति को वहां चिल्लाने की आवाज आने लगी, तो उसने कामेश की शर्ट को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में भर लिया और एकदम से उसके गोद में दुबक गई। काव्यांश ध्रुति को वहां से ले जाकर हेलीकॉप्टर में बैठा दिया और वो लोग तुरंत वहां से निकल गए। 15 मिनट बाद वो लोग महल पहुंच गए। काव्यांश जल्दी से बाथरूम में चला गया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ध्रुति के अच्छेपन का क्या करे। ऐसे में वो कभी भी किसी भी मुसीबत में पड़ सकती है। काव्यांश बाथरूम से बाहर आया। वो इस वक्त बहुत कुछ सोच रहा था। कावेश के बाहर आते ही ध्रुति बाथरूम में चली गई और थोड़ी देर बाद वो अपना नाइट गाउन पहनकर बाहर आ गई। ध्रुति जब बाहर आई तो देखा कावेश अपनी जगह से उसे पीट करके सो रहा है। ध्रुति को बहुत बुरा लगा। उसे कावेश का इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो कुछ सोचकर बेड पर लेट गई और कुछ सोचने लगी। फिर उसने जानबूझकर अपने ऊपर ब्लैंकेट नहीं डाला और ठंड के कारण कांपने लगी। कावेश को जब ये महसूस हुआ, उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ दिया और फिर उसे पीट करके सो गया। ध्रुति ने उसे देखा और कहा, मेरी सारी कोशिशें नाकाम होती हैं उनको मनाने की। ना जाने कहाँ से सीखी है ये अदा रूठ जाने की। कामेश ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा तो ध्रुति जोर जोर से रोने लगी। उसका इतना तेज रोना सुनकर कामेश उठ गया और ध्रुति को देखने लगा। फिर उसके ऊपर आके बोला, क्या चाहती है आप हुक्मरानी साहब? ध्रुति उसकी बात सुन रोते बोली, आप हर बार हमें रुलाते हैं। कामेश ने जब अपने गुस्से को कंट्रोल कर एक गहरी सांस लेकर कहा, तो क्या करूं मैं? हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर हम वक्त पर हो सब समझ लेते तो वो कावेश तो वो खुश आपके साथ। कावेश की बात का मतलब समझकर ध्रुति के बोलते बंद हो गई। कावेश उसे देख बोला, अगर अगली बार हमें कुछ ऐसा समझ आया तो देख लेना आप हुक्मरानी साहब। ध्रुति ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। कामेश उसके ऊपर से उठकर बोला, सो जाइए। कामेश की बात सुन ध्रुति बोली, क्यों? कामेश ने उसे देखा और कहा, रात हो गई है तो आप भी सो जाइए। ध्रुति ने उसे घूर कर देखा और उसके पीठ को घूरते हुए सो गई। ध्रुति के सो जाने के बाद कामेश ने ध्रुति की ओर घूम जाता है और उसके माथे पर अपने होठ रखकर बोलता है, आपको नहीं पता हुक्मरानी साहब, इतने सालों बाद आप हमें मिली हैं। हम नहीं फिर से नहीं खोना चाहते। हमें आपके जिस्म से कोई फर्क नहीं पड़ता हुक्मरानी साहब, लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते और शायद आज जो आप हमारे सामने हैं वो नहीं होते। आप जिस दुनिया में रहती हैं वो दुनिया बहुत बुरी है हुक्मरानी साहब। यहाँ बस लोगों को अपनी पड़ी है। इतना बोल कामेश ध्रुति को हक करके सो जाता है। कामेश के सोने के बाद ध्रुति के आंखों में से पानी आ जाता है और वो अपने मन में बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए हुकुम साहब, हमें सच में इस बात का अंदाजा नहीं था, नहीं तो हम कभी उसे ऐसे जाने नहीं देते और हम प्रॉमिस करते हैं आपसे, आगे से हम आपसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोल ध्रुति सो जाती है। सुबह का वक्त। सुबह कावेश की आंख ध्रुति से पहले खुलती है। कावेश ध्रुति के माथे पर किस करके उठ जाता है और अपने एक्सरसाइज के लिए जाता है। ध्रुति की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि कावेश रूम में नहीं है। आज पहली बार ध्रुति को सुबह कावेश नहीं दिखा था। जब से ध्रुति यहाँ आई थी कावेश उसके उठने के बाद ही उठ जाता था। कावेश को ना देख ध्रुति को बहुत बुरा लगता है और वो एक गहरी सांस लेकर बेड से उठ जाती है और बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ध्रुति रेडी होकर रूम में आती है तो देखती है कि कावेश अभी भी रूम में नहीं आया था। ध्रुति थोड़ी देर उसका वेट करती है। जब कावेश नहीं आता तो ध्रुति उठकर नीचे चली जाती है। उसका मूड बहुत खराब था।
इसलिए उसने पूजा घर में जाकर आरती करने लगे। धृति का भजन सुन सब लोग पूजा घर में आ गए थे। कावेश अपने कमरे में रेडी हो रहा था। धृति का भजन सुन उसके फेस पर स्माइल आ गई। कल सबका मूड बहुत खराब था। भजन सुनकर सबके दिल शांत हो गए थे। जैसे पूजा खत्म हुई, धृति पीछे पलट गई तो देखा घर के सब लोग थे, सिवाय काव्यांश के। धृति ने सबको आरती दी और सबके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, हमें माफ कर दे बेटा। दादी की माफी सुन धृति को अच्छा नहीं लगा। धृति ने उनके हाथ को पकड़कर कहा, आप माफी मत मांगिए दादी जी, गलती तो मेरी थी। इतना सब होने के बाद भी हमने किसी को कुछ नहीं बताया। दादाजी सबको देख अपनी कड़क आवाज में बोले, ठीक है, अब कोई भी इस बात पर चर्चा नहीं करेगा। इतनी बड़ी अनहोनी होने से बची है, हमें तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। मीनाक्षी जी, जी बाबा साहब, हम मंदिर होकर आ जाएंगे। धृति हाँ में जवाब देकर सीधा किचन में चली जाती है और नौकर के हेल्प से ब्रेकफास्ट बनाती है। सब ब्रेकफास्ट होने के बाद धृति अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि कावेश कमरे में नहीं है। तो धृति उदास होकर कमरे से बाहर आती है। फिर कुछ ब्रेकफास्ट पैक करके नौकर के हाथों कावेश को ऑफिस भेज देती है और मीनाक्षी जी से कहकर हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल धृति जब हॉस्पिटल आई तो देखा कायरा किसी से बहस कर रही थी। जब उसके पास जाकर देखा तो वहां दक्ष था। धृति दक्ष को देख एक स्माइल करती है और उसे हाय कहती है, लेकिन दक्ष धृति को देख पूरा शॉक में चला जाता है। वो हकलाते हुए धृति से बोला, धृति ये सब क्या, मतलब कब हुआ? उसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। धृति ने उसे देखा और कहा, बस कुछ ही दिन हुए हैं। दक्ष ने उसे एक फेक स्माइल देते हुए बोला, कौन है वो खुशनसीब जिसे आप जैसी प्यारी लड़की अपनी जीवन साथी के रूप में मिली? धृति कुछ बोलती कि उससे पहले ही कायरा बोली, ये हमारे राजस्थान की हुक्मरानी सा है। दक्ष शौक के मारे जोर से चिल्लाया, क्या? उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। काव्यांश जो लड़कियों से 100 कदम की दूरी पर रहता है, उस आदमी ने शादी कर ली। वैसे उसकी भी क्या गलती है? धृति है ही उतनी प्यारी कि उसे कोई भी पसंद कर ले, लेकिन हुकुम सा हमें ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। धृति ने उसे खोए हुए देखा तो बोली, अरे आप कहाँ खो गए? दक्ष कुछ बोलता कि तभी वहां एक नर्स दौड़ते हुए आई और बोली, मैम अर्जेंट केस आई है। धृति उसकी बात सुन हाँ में इशारा करती है और दक्ष को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। धृति के जाते ही दक्ष वहां से तेज कदम लेते हुए चला जाता है। राजपूत कॉरपोरेशन। काव्यांश अपने केबिन में बैठा था और उसके सामने धृति ने जो खाना उसे पैक करके भेजा था उसे देख रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद काव्यांश ने वो टिफिन खोला तो उसमें कुछ कागज था। काव्यांश ने वो कागज उठाया और उसे घूरते हुए खोलने लगा। उसने जब वो कागज ओपन किया तो उसमें कुछ इस तरह लिखा हुआ था, मेरा पति मुझे हंसाता है, मेरे आंसू पोंछता है, बस मैं ही उनसे लड़ती हूँ, उसे दुख कर देती हूँ। अब नहीं होगी ऐसी गलती, अब मान भी जाओ मेरे प्यारे पति। सॉरी हुकुम साहब, प्लीज हमें ऐसे इग्नोर ना करें, हमें बहुत बुरा लगता है। कावेश ने वो सब पढ़कर एक गहरी सांस ली और बोला, कभी कभी रूठ जाना भी कितना अच्छा होता है। फिर कुछ सोचकर उसने क्रूश को मैसेज किया और अपना ब्रेकफास्ट करके अपने काम पर लग गया। जोधपुर महल। महल बहुत बड़ा था और बहुत पुराने जमाने की तरह था। महल के सामने बहुत बड़ा गार्डन था। महल के अंदर हॉल में 55 साल का आदमी सोफे पर बैठा था। उसके पास ही टेबल पर हुक्का रखा हुआ था और वो आदमी हुक्के के बड़े बड़े कश ले रहा था। उस आदमी के साथ उस सोफे पर एक 27 साल का लड़का बैठा था। वो उसके सामने एक आदमी अपना सर झुकाकर खड़ा था। जो आदमी हुक्का पी रहा था वो जोधपुर रियासत का राजा भरत सिंह राठौड़ थे। भरत सिंह अपनी कठोर आवाज में हुक्के के धुएं को उड़ाते हुए सामने खड़े आदमी से बोला, क्या खबर है? वो आदमी सर झुकाकर बोला, बाबा साहब, उन्होंने हमें पहचाना नहीं। भरत सिंह ने फिर से धुआं उड़ाते हुए कहा, निकम्मे कहीं के, इतने बड़े हो गए लेकिन एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। वो आदमी सिर झुकाकर बोला, बुरी खबर है बाबा साहब, उनकी शादी हो गई है फिर से। उसकी बात सुन उस आदमी के साथ बैठे लड़के के हाथों की मुट्ठी कस गई और वो गुस्से में बोला, इस बार नहीं काव्यांश राजपूत, इस बार नहीं, इस बार तुम्हें मुझसे सामना करना ही होगा। इतना बोल वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे के पार्ट्स एपिसोड जानने हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के अगले एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।